हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटेगोमेट्री सिस्टम एंड इट्स डेरिवेटिव का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने अब तक पार्ट 1 देख चुका होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने स्किन के बारे में और उनके सॉफ्ट डेरिवेटिव, हार्ड डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में थोड़ा बहुत टॉपिक जो बचा हुआ है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। काफी सारे नोट्स पीडीएफ मैं ऑलरेडी वहां पर आपको दे चुकी हूँ और जो कुछ यहाँ पर बाकी होगा आज के वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीएससी केमिस्ट्री का ये बीएससी जूलॉजी का ये हमारा लायन बैच है। किसी भी टॉपिक को अगर आप नॉलेज अड्डा या फिर लायन बैच के नाम से यूट्यूब पर सर्च करते हो तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो, जिसमें हम लोग हार्ड डेरिवेटिव्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाखून, नखर और हूफ के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, वो शो हो रहे होंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन में एक अच्छा डायग्राम दिख रहा होगा, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और उस डायग्राम को ही आप लोग क्या करना, अपने नोट्स में इंक्लूड करना, नोट्स में बना लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट रफली डायग्राम आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ है ना। तो चलिए सबसे पहले नाखून के बारे में देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो नाखून होते हैं वो क्या होते हैं, स्किन के अपेक्षा तो थोड़े से कठोर होते हैं, है ना। इसलिए हम लोग इसको कठोर व्युत्पत्ति के अंतर्गत रखे हुए हैं, मतलब हार्ड डेरिवेटिव्स के अंतर्गत रखे हुए हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो हमारा नाखून होता है या फिर जो पक्षियों में नखर पाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए ये हार्ड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो हमारा नाखून होता है वो किस में पाया जाता है। तो स्तनी वर्ग के, मतलब जो मैमल्स ग्रुप के जो प्राइमेट्स जीव होते हैं उनमें पाया जाता है नाखून। जैसे कि हम इंसान हो गए तो हमें क्या पाया जाता है, नाखून पाया जाता है। लेकिन पक्षियों में नाखून पाया जाता है क्या, नहीं। उनमें क्या पाया जाता है, नखर पाया जाता है। तो अलग अलग जीवों में जो ये कठोर डेरिवेटिव्स होते हैं, जो हार्ड आपका डेरिवेटिव्स है, वो अलग अलग टाइप का पाया जाता है ना। तो क्या पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो आप लोग कि मैमल्स के जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, नाखून पाए जाते हैं। अब ये नाखून कहाँ से निकलते हैं, स्वाभाविक सी बात है हमारे स्किन से ही निकलते हैं ना नाखून। तो जो नाखून होते हैं वो एपिडर्मिस लेयर से निकलते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, आउटर मोस्ट लेयर हमारे त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है। तो जो नाखून होता है वो एपिडर्मिस से ही निकलता है, चाहे हम लोग इनकी बात करें, चाहे हम लोग नखर की बात करें, चाहे हम हूफ की बात करें। जितने भी ये हार्ड डेरिवेटिव्स हैं वो स्किन के एपिडर्मिस लेयर से ही निकलते हैं। और एपिडर्मिस का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होता है, आपको मैंने बताया हुआ था कि एपिडर्मिस में बहुत से लेयर पाए जाते हैं, है ना। 5 लेयर पाए जाते हैं एपिडर्मिस में। तो उसमें जो स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला जो लेयर होता है उससे नाखून क्या होता है, विकसित होता है, फिर निकलता है। इनका जो नेल प्लेट होता है वो क्या होता है, चपटा होता है। यहाँ पर आप ये वाला हिस्सा देखना, जो नेल प्लेट होता है वो क्या होता है, हमेशा चपटा होता है। इनका रूट पाया जाता है, इनका जड़ यहाँ पर पाया जाता है और इसी जड़ के सहारे नाखून हमेशा क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। नाखून बढ़ने पर अगर हम लोग कट करते हैं, फिर आप देखते हो कुछ दिन बाद नाखून फिर से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो रूट होता है वहां से जो नेल्स होता है वो क्या होता है, विकसित होता है। इसके अलावा इसके बारे में और भी मैंने बहुत से डिटेल में बातें लिखी हुई हैं, जो आगे मैं आप लोगों को नोट्स दूंगी, उसमें आप लोगों को पूरा पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा, है ना। अब चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं नखर के बारे में। तो नखर, जैसा कि आपको पता है कि जो पक्षी होते हैं, देखियो ना, तोता, मैना, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनमें नखर पाया जाता है। और बहुत से ऐसे सरीसृप हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स ग्रुप के बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें क्या पाया जाता है, क्लॉ पाया जाता है, नखर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ स्तनी वर्ग के भी जीव हैं जिसमें नखर पाया जाता है। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट यही लिखना कि सरीसृप पक्षी और स्तनी प्राणियों में ये नखर पाया जाता है। दूसरी बात ये, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी बनावट की, तो इनका जो सिरा होता है ना गाइस, वो नुकीला होता है। अगर हम नेल्स की बात करें तो ऐसे नेल्स हम लोग का नुकीला नहीं होता है, लेकिन जो आप पक्षियों में उनके नखर को देखे होंगे वो एकदम कैसे होता है, नुकीला होता है। अगर थोड़ा सा भी उन लोग ऐसे अगर स्किन में भी करते हैं तो छिल जाता है, फिर कट हो जाता है। तो काफी ज्यादा नुकीला होता है इनका सिरा, है ना। इनमें मॉल्टिंग होता है। मॉल्टिंग मतलब क्या होता है, ये हमेशा नया बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो रूट होता है यहाँ से इनका मॉल्टिंग होते रहता है। मीन्स हमेशा ये जो नखर होते हैं वो हमेशा नए बने रहते हैं। जो इसका पुराना हिस्सा रहता है वो आगे टूटता जाता है और नया हिस्सा ये
यहाँ से बनते जाता है, जैसे सेम हमारे नेल्स में होता है, हम जैसे नेल काटते हैं तो फिर बड़ा हो जाता है ना, तो उसी प्रकार से नखर में भी वो सारे देखने को मिलते हैं हमें। जो नेल में हमको जो क्वालिटी देखने को मिलता है वो सेम नखर में भी देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी मैंने काफी कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है जो कि आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं हुफ के बारे में। तो हुफ कहाँ पर देखा हुआ है, बहुत सारे स्तनी मैमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि घोड़े में देखे हो ना आप लोग, घोड़े में जो उसका खुर होता है जिसको खुर बोलते हैं, हुफ बोलते हैं, वो हुफ ये भी इसी टाइप के हार्ड डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। और ये बता दूं कि ये भी अपने साइज में क्या करते हैं, इनमें भी लगातार वृद्धि होते जाता है, इनमें भी कंटिन्यूस वृद्धि होते जाता है। लेकिन ये जैसे कि हमारा ये नुकीला सिरा होता है और ये इस तरीके से होता है ना ये, लेकिन ये जो खुर होता है ना वो साइड में भी थोड़ा सा क्या रहता है, मुड़ा होता है। इस तरीके से ये क्या होता है, मुड़ा रहता है अपने आजू बाजू से भी। इसमें मांसल गद्दी पाए जाते हैं। अगर आप इसको देखना कभी घोड़े का अगर आप हुप देखे होंगे तो उसके चारों ओर जो है वो हुप पाया जाता है और बीच में मोटा मांसल गद्दी पाया जाता है, और इसमें भी लगातार वृद्धि होते रहती है। इसको भी बीच बीच में कट करना पड़ता है। घोड़े के जो भी पैर वगैरह देखे हो, कभी कभी आप कटिंग उसका देखे हो भी यूट्यूब में आप देख सकते हो, तो इस प्रकार इसमें भी जो है वो वृद्धि कंटिन्यूस होते रहती है। तो ये भी मैंने नोट्स में इसको भी काफी डिटेल में लिखा हुआ है। तो हार्ड डेरिवेटिव्स का हम लोगों का ये नाखून, नखर और हूफ कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग फेदर के बारे में देख लेते हैं, मतलब पक्षियों के पंख के बारे में देख लेते हैं। चलिए सब हम लोग फेदर के बारे में देख लेते हैं। तो जिसे हम लोग पिच पर भी कहते हैं, फेदर तो आप सभी ने जरूर देखा होगा, जो पक्षियों के जो पंख होते हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेदर कहते हैं। तो ये जो फेदर होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। यहाँ पर टोटल मैं 3 टाइप के फेदर बताऊंगी, अलग अलग पक्षियों में अलग अलग टाइप के फेदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला फेदर मैं आपको बताऊंगी कंटूर पिच के बारे में, जिसे कंटूर फेदर भी कहते हैं। बात करें अगर हम लोग फेदर की, तो ये भी स्किन के एपिडर्मिस लेयर से ही निकलते हैं। जो एपिडर्मिस लेयर के जो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो लेयर होते हैं उन्हीं से जो फेदर होते हैं वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और ये जो फेदर होते हैं इस पक्षियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जब मैं स्किन का जब टेम्परेचर कंट्रोल बताई थी उस समय मैंने फेदर के बारे में बताया था कि जो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उन्हें कड़ी धूप से या फिर टेम्परेचर हाई ग्रेड टेम्परेचर से उन्हें बचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो फेदर होते हैं उनमें अनेक कलर के जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो पिगमेंट्स अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि किसी पक्षी के जो अलग पक्षी है उनका अलग कलर होता है और अलग कलर होता है। तो रंग बिरंगे फेदर होते हैं, वो उनका मेन कारण है कि उनमें कलरफुल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसी कारण वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। क्लियर होगा इस आपको? तो चलिए सबसे पहला मैं टाइप्स बता देती हूँ कंटूर फेदर के बारे में। तो इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। कंटूर फेदर जो कि मैक्सिमम टाइप के जो पक्षी होते हैं ना उनमें इसी टाइप का फेदर क्या होता है, पाया जाता है। बात करें अगर इस फेदर की, तो ये जो फेदर होते हैं उनके पूरे स्किन को कवर करके रखे हुए होते हैं। ये फेदर उनको उड़ने का भी उनके क्या करते हैं, उड़ने के लिए भी वो हेल्पफुल होते हैं इनके फेदर। चलिए बीच का भाग देखते हैं। जो फेदर होते हैं उनमें बीच में एक सेंट्रल एक्सिस पाया जाता है। सेंट्रल एक्सिस हम देखते हैं इस प्रकार से बीच में पाया जाता है, और इसमें एक डंडी आप लोग देखे होगे, अगर पंख अगर आप लोग कभी फेदर देखे हो तो उसमें देखे हो एक डंडी टाइप से हिस्सा पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेमस बोलते हैं। ये कैलेमस क्या होता है, अंदर से खोखला होता है और नलाकार होता है, और यही कैलेमस जो है होता है स्किन के एपिडर्मिस में क्या होता है, धंसा रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेमस कहते हैं। और कैलेमस का सबसे जो निचला वाला सिरा होता है उसको इन्फेरियर अम्बलाइकस कहा जाता है, इन्फेरियर अम्बलाइकस। हालांकि नोट्स दूंगी उस समय भी डायग्राम अच्छे से दे दूंगी मैं आप लोगों को, ताकि आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो ऐसे रफली डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। कैलेमस के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग हाइपोरचिस कहते हैं, है ना। और जो सेंट्रल एक्सिस होते हैं उससे अनेक महीन धागे के समान संरचनाएं दोनों ओर निकली होती है, जिसे क्या कहा जाता है, बारब्यूल्स कहा जाता है ना। दोनों ओर सेंट्रल एक्सिस के दोनों ओर बारब्यूल्स निकली होती है। तो इस प्रकार होता है एक फेदर का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन में एक डायग्राम शो हो रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये डायग्राम क्या है अपने नोट्स में आप लोग बना सकते हो। तो पहला आप लोगों को समझ आ गया कंटूर फेदर को, है ना। कंटूर फेदर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से रहता है। चलिए हम लोग एक और फेदर के बारे में देख लेते हैं।
चलिए सेकंड नंबर का हम लोग देख लेते हैं कोमल पिच, जिसे डाउन फेदर भी कहा जाता है। बेसिकली ये एकदम सॉफ्ट फेदर होता है। जब जो बर्ड्स के जो शिशु होते हैं, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं, जब फर्स्ट टाइम उनमें जब पंख आने शुरू होते हैं ना, तो उसमें इन्हीं टाइप के जो कोमल फेदर है वो पाए जाते हैं। देखो ये जो डाउन फेदर होता है, इसे डाउन फेदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो इसमें पाउडर के समान कण होते हैं, जो कि अगर हम लोग ऐसे झड़ाएंगे तो पूरा क्या होता है, झड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए मोर के पंख आप लोग देखे होंगे। मोर का पंख देखना एकदम सॉफ्ट रहता है, जैसे अगर आप लोग उसको झड़ाओगे ना तो उसमें से कुछ पाउडर टाइप से कलरफुल पाउडर भी निकलता है। तो बस वही ये क्या है, कोमल पिच है। इसमें अनेक टाइप से इस प्रकार से जैसे कि ब्रांचेस होती हैं और इनमें छोटे छोटे कण होते हैं, पाउडर के समान कण होते हैं। इस तरीके से होता है ये डाउन फेदर, है ना। तो नोट्स में भी मैंने काफी कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, आगे आप लोगों को मिल जाएगा। समझ में आ गया ना कोमल फेदर किसको बोलते हैं? देखो लास्ट में होता है हेयर फेदर। हेयर फेदर क्या होता है? जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो कुछ पक्षी हैं उनके पूरे शरीर में इस प्रकार से फेदर पाया जाता है, मतलब जो हेयर के समान होते हैं, काफी छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को कंटूर फेदर बताया, काफी बड़े बड़े पंख होते हैं, वैसा नहीं होता है। बिल्कुल रोम के समान ये पूरे शरीर में क्या होते हैं, ये पूरे फैले रहते हैं। इवन जो कंटूर फेदर होते हैं उसके नीचे नीचे में भी पूरे शरीर, पक्षियों के पूरे शरीर में ये हेयर फेदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो टोटल गाइज हम लोग यहाँ पर हम लोग 3 प्रकार के फेदर देखे हैं, जो कि आप लोगों को अपने एग्जाम में लिखना है। तो फेदर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला कंटूर फेदर होता है, दूसरा सॉफ्ट फेदर या फिर डाउन फेदर होता है, और तीसरा हेयर फेदर होता है। इसके बारे में मैंने नोट्स में काफी अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है ना। चलिए लास्ट हम लोग और देख लेते हैं, देन इसके बाद मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगी। लास्ट नंबर का हार्ड डेरिवेटिव्स देख लेते हैं, जिसका नाम है हेयर, या जिसे हम लोग कहते हैं बाल। अगर हम लोग हेयर की बात करें तो ये मैमल्स में पाए जाते हैं। शरीर के काफी सारे हिस्सों में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग देखें हमारे स्किन में, क्योंकि पता ही हमारी स्किन से ही हेयर निकलता है, तो हमारी स्किन का जो सबसे आंतरिक लेयर होता है, मतलब जो डर्मिस लेयर होता है, हाइपोडर्मिस लेयर होता है, उस हिस्से से जो हेयर का जो रूट है वो निकला होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, अगर आपको शो हो रहा है, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, डर्मिस लेयर होता है, सॉरी एपिडर्मिस लेयर होता है, ऊपरी हिस्सा है ना, एपिडर्मिस लेयर होता है। अब ये जो आंतरिक हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मिस लेयर बोलते हैं। तो इसी डर्मिस लेयर में जो हेयर का जो रूट होता है वो यहीं से उत्पन्न होता है। जो भी हेयर फॉलिकल्स है, आप यहाँ पे हेयर बल्ब देख रहे हो, यहीं से ही हेयर की क्या होती है, वृद्धि होती है। जो हेयर का जो ग्रोथ वगैरह होता है वो इसी रूट से ही होता है। और जो हेयर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो स्किन से बाहर निकला होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेफ्ट बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अगर हम लोग स्किन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह में अगर हम लोग कट करके देखें तो इसके बीच में क्या पाया जाता है, मेडुलरी एक्सिस पाया जाता है। हेयर के जो सबसे बीच होता है, सबसे मध्य वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी एक्सिस कहते हैं। और इसके बाद वाला जो हिस्सा होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और उसके जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा रहता है वो क्यूटिकल कहलाता है। मतलब इसका हम इसका सेक्शन करें अगर हेयर को, तो इसे माइक्रोस्कोप में देखने को टोटल 3 पार्ट्स दिखाई देते हैं। सबसे ऊपरी वाला होता है हेयर क्यूटिकल, देन होता है कॉर्टेक्स, देन होता है मेडुलरी एक्सिस। यहाँ पर स्किन में भी आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, इसे भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने वैसे रफली डायग्राम ही बनाया था, इसमें आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर हो गया इस आप लोगों को हेयर? तो कंप्लीट होता है हम लोग का हार्ड डेरिवेटिव्स। तो चलिए आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं आप लोगों को डर्मिस डेरिवेटिव्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप अभी तक आप लोगों ने एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के सारे नोट्स का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं हम डर्मल डेरिवेटिव्स। हालांकि जो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में हम लोग काफी लंबा चौड़ा हम लोगों ने देखा, लेकिन जो डर्मल डेरिवेटिव्स है वो उतना लंबा चौड़ा नहीं है। ये जो डर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं वो कुछ वर्ग के जो मछली होते हैं, जो फिश होते हैं, उनके स्केल में पाया जाता है। इनके जो स्केल होते हैं, उनके जो सल्क होते हैं मछलियों के, वो डर्मल डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मछलियों के ऊपर जो सल्क पाए जाते हैं उन्हें टोटल 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है कॉस्माइन सल्क। आगे मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखाते जाऊंगी और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी।
नोट्स भी मिल जाएगा आप लोगों को इसके लास्ट में। कॉस्माइन सल्क, दूसरा मैं बताऊंगी प्लेकॉइड सल्क, देन है टिनाइड सल्क या टिनाइड स्केल, चौथे नंबर में है गेनॉइड और पांचवें नंबर में है साइक्लॉइड, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉस्माइन स्केल के बारे में। तो ये जो स्केल है वो लैटिमेरिया नाम की जो मछली है ना उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। आप लोगों ने मछलियां तो देखी है, मछली तो आप लोग देखे ही होंगे, मछली के ऊपर देखना कैसे सल्क पाया जाता है। तो ये जो सल्क होता है वो कुछ इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, जैसे कि एक के ऊपर एक, जैसे कि हम लोगों ने स्नैक का सल्क देखा था ना, बिल्कुल ये समथिंग इसी टाइप से। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा ये डायग्राम बनाते जाना। तो इस प्रकार से ये कॉस्माइन स्केल होता है। इनके टोटल 5 लेयर होते हैं, आपको बस ये पांचों लेयर का नाम याद करना है और इसमें कुछ डिटेल में आपको लिखने की नीड नहीं है। पहला आइसोपेडिन, स्पंजी बोन, कॉस्माइन और इनेमल, ये इनकी टोटल 5 लेयर होती है। और ये छोटा सा डायग्राम बना देना। और लैटिमेरिया फिश में इस टाइप का स्केल पाया जाता है। आया समझ में। सेकंड नंबर का देखो प्लेकॉइड स्केल। आई नो डायग्राम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर इमेज स्क्रीन में आप लोगों को इमेज दिख रहा होगा। तो कुछ मछलियाँ ऐसी होती है ना जिनमें इस टाइप से स्केल पाए जाते हैं। ये जो स्केल होते हैं वो त्रिशूल के समान होते हैं। कैसे त्रिशूल के समान, देखिए, मतलब इनकी जो स्केल होती है ना वो नॉर्मल नहीं होते हैं। देखो कुछ ऐसा होता है, 1 मिनट, ये 3 नोक वाले होते हैं। इनके जो नोक होते हैं वो टोटल 3 होते हैं। ये ऐसा, ये और ये इस तरीके से निकला रहता है। पहला ऐसा बनाना, फिर लास्ट में ये और ये, कुछ इस तरीके से 3 नोक वाला सल्क स्केल पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेकॉइड स्केल कहा जाता है। इस टाइप से जो स्केल होता है वो कार्टिलेजिनस फिश में पाया जाता है। मतलब जो उपास्थि में मछलियाँ होती ना उनमें ये कांटेनुमा स्केल देखने को मिलता है। ये जो कांटेनुमा स्केल होता है उनके अंदर में कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेजल्स पाया जाता है। ठीक है गाइस, आप लोगों को समझ में आया। तो अभी तक हम लोगों ने पहला क्या देखा, पहला हम लोगों ने देखा कॉस्माइन स्केल जिसमें सिंपली रहेगा इसका स्ट्रक्चर। देन सेकंड नंबर में प्लेकॉइड स्केल। ठीक, इसके बारे में और भी कुछ डिटेल होगा, नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए चौथे नंबर का हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम है टिनॉइड सल्क। तो ये जो सल्क है वो कार्टिलेजिनस फिश में पाया जाता है। तो आप एक स्क्रीन में डायग्राम देख लीजिए। तो कुछ मछलियाँ ऐसे होती हैं जिसमें कांटेनुमा सल्क पाया जाता है। जी हाँ, उसमें स्मॉल टीथ होता है। अगर आप इस टाइप से मछली का अगर सल्क अगर आप हाथ में ऐसे करोगे ना तो मे भी आपका हाथ छिल जाएगा। तो इस प्रकार उनके जो सल्क होते हैं ना उनमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग स्मॉल टीथ कहते हैं। और इस टाइप की जो मछलियाँ होती है वो कार्टिलेजिनस फिश में पाया जाता है। और आइसोपेडिन की पतली लेयर इस स्केल में देखने को मिलता है। ठीक, चौथे नंबर का देखें गेनॉइड। गेनॉइड में भी आप स्क्रीन में डायग्राम देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने रफली डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये आदिम मछलियाँ जो होती हैं उनकी जातियों में इस टाइप से गेनॉइड वाले स्केल पाए जाते हैं। और लास्ट में है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड और टिनॉइड है बिल्कुल सेम एक जैसा ही रहता है। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से साइक्लॉइड भी होता है। तो कंप्लीट होता है हमारा डर्मल डेरिवेटिव्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। तो गाइस कंप्लीट होता है हम लोग का इंटेगुमेंट्री एंड डेरिवेटिव सिस्टम। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। और नोट्स के साथ साथ आपको डायग्राम भी बनाना है गाइस। अगर आपके एग्जाम में आता है तो डायग्राम बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। देन इसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। तो वो भी वीडियो काफ़ी जल्दी आपके यूट्यूब पर आने लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।